तो सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये मिंग वापस लाइज हाउस में ही सो रही है और जब वो उठती है तो वो अपने आप पानी पीने जाती है, जिसपे उसकी दो दासियां आके कहती हैं कि अरे अपने आप पानी क्यों पी रही हैं, आप हमें बोल देती। इसके बाद ये मिंग कहती है कि ये सब छोड़ो और मेरी वेडिंग ड्रेस ले आओ, मैं जल्दी से पहन के तैयार हो जाऊं ताकि इस बार हमें पता चल जाए कि उस वाइन में जहर किसने मिलाया था। वेडिंग ड्रेस? उसकी दासियां कंफ्यूजन में पूछती हैं। वो कहती है हाँ वेडिंग ड्रेस। उसके बाद येमिंग कहती है कि अच्छा वेडिंग ड्रेस छोड़ो, जो भी पहनाना है पहना दो और मुझे जल्दी से जाना है, चलो चलो मेरे साथ चलो। ये कह के येमिंग अपने कमरे से बाहर निकल के देखती है तो आज बिल्कुल भी कोई सजावट नहीं थी। फिर उसके पीछे पीछे उसकी दो दासियां भी उसके पास आती हैं तो वो उनसे पूछती है कि आज मेरी शादी है ना जनरल चू से, और मेरी डाउरी कहाँ है। तो उसकी दासियां समझ नहीं पाती हैं, कहती हैं कैसी शादी। तो ये मिंग उनसे कहती हैं कि क्या मैं अभी ये मिंग हूँ, क्या ये सोंग रेजिडेंस है। और इस पे जो दासियां होती हैं वो कहती हैं कि जल्दी से जाओ हकीम को बुला के लाओ। फिर उसके बाद ये मिंग को पता चलता है कि इस बार मरने के बाद वो अपने शादी के दिन वापस नहीं आई, बल्कि अपनी शादी से आधा साल पहले यानी 6 महीने पहले वापस आई है। तो वो ये सोचती है कि अगर मेरे पास 6 महीने ही हैं तो क्यों ना मैं यहाँ एंजॉय कर लूँ। इसकी कुछ देर बाद उसकी दासियाँ उसके लिए पॉकेट मनी यानी बहुत सारे गोल्ड लेके आती हैं, जिस पे वो पूछती है कि ये रिच पीपल के लिए पॉकेट मनी है, क्योंकि उसके लिए वो गोल्ड बहुत ज़्यादा थे। फिर उसके बाद वो अपनी दासियों से पूछती हैं कि मेरे बारे में एक बार वापस से बताओ, जिस पे वो लोग बताती हैं कि आप जिंग डायनेस्टी के अंदर रहती हैं, हमारे यहाँ 100 दासियां हैं और 100 अटेंडेंट्स हैं, ये सब मिलके मास्टर की सारी चीज़ों का ख्याल रखती है। फिर वो बताती हैं कि आपके हाथ बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, इसीलिए आपकी दासियां आपको खिलाती हैं, अच्छे से तैयार करती हैं और आप जो कहेंगी वही होगा। इसके बाद ये मिंग बहुत ही बड़े से एरिया में नहा रही होती है और उसकी दासियां एक एक करके चीजें खिला रही होती हैं, जिसपे वो कहती है कि ये खट्टा है, और उसके बाद वो ग्रेप्स खाती है तो उसमें एक बीज निकलता है, जिसपे वो कहती है कि आज के बाद जिंग डायनेस्टी में किसी भी ग्रेप्स में सीड नहीं होनी चाहिए, और ये बात पूरे जिंग डायनेस्टी में फैल जाती है। सब सुन के येमिंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वो अपनी दो दासियों के साथ बैठकर चीयर्स करती है कि आज हम यहाँ एक साथ एकत्रित हुए हैं मेरे रीबर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए, और मुझे यहाँ पे जो भी अच्छी ज़िंदगी मिली है उसको और अच्छे से जीने के लिए और नान हेंग से दूर रहने के लिए। ये सब देखने के बाद ये मिंग की दासियां उससे कहती हैं कि क्या हम कोई दूसरा डॉक्टर ले आएं, जिस पे ये मिंग कहती है कि मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, ये बस मेरी किस्मत में बदलाव हुआ है, इसे कोई भी डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता है। उसके बाद ये मिंग उन दोनों से पूछती है कि मेरी शादी जनरल चू के साथ कहाँ तक पहुँची है, जिसपे उनमें से एक दासियां बोलती है कि उस दिन उसने ही हुआन के 30,000 सैनिकों से अकेले लड़ाई की। फिर हम देखते हैं योचिंग में, जहाँ पे नान हेंग एक तरफ अपने अपने अटेंडेंट के साथ बैठा होता है जिसका नाम फुगुई होता है, और दूसरी तरफ हे युआन के जनरल होते हैं, जनरल फेंग। फिर हम देखते हैं कि नान हेंग जनरल फेंग को एक चेस खेलने के लिए बुलाता है, जिसमें नान हेंग ऐसी शर्त रखता है कि अगर आप इसको आधे घंटे में सुलझा लें तो आपका कोई भी सोल्जर नहीं मरेगा और आप यो शेंग पे कब्जा कर सकते हैं। इस पे जनरल फेंग बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ खेलने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास 30,000 सैनिक हैं, मैं तुम पे हमला करके ये जीत सकता हूँ। उस पे नान हेंग बोलता है कि अगर आपके पास 30,000 है तो हमारे पास भी 3,000 है, वो सब अपनी जान लगाकर लड़ेंगे। इस पे जनरल फेंग बोलते हैं कि अभी लॉर्ड शियान्यू टॉप जनरल ऑफ जिंग मेरे तलवार के नीचे आकर मर गए, और उनका बेटा जिसे हम गॉड ऑफ वॉर बोलते हैं वो मेरे कब्जे में है, जनरल चू। उसके बाद जनरल फेंग जाकर वहाँ बैठते हैं और बोलते हैं कि अगर मैं जीता तो तुम मरोगे और मैं यो शेंग को आराम से अपना बना सकता हूँ, लेकिन अगर तुम जीते तो, जिस पे नान हेंग कहते हैं कि अगर मैं जीता तो जनरल चू को मेरे हवाले कर दीजिए। इसके बाद गेम शुरू होता है।
और आधा घंटा बीतने के बाद भी जनरल फेंग को कुछ समझ नहीं आता और वो हार जाते हैं। इसके बाद वो जनरल चू को नान हेंग के हवाले कर देते हैं। जब उसकी दासियां ये बताती हैं तो ये मिंग कहती है कि हम तो जनरल चू के बारे में बात करने वाले थे, हम नान हेंग के ऊपर कैसे आ गए। तो जिस पे उसकी दासी कहती है कि ओह, क्या मैं जनरल चू के बारे में नहीं बता रही थी, क्या मैंने उस नान हेंग के बारे में बताया, पर मैं तो सच में जनरल चू के बारे में बताना चाहती थी, ये कैसे हो रहा है। उसके बाद ये मिंग बोलती है कि अच्छा ये सब छोड़ो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है मेरी शादी, मेरी शादी के बारे में बताओ। तो जो वहाँ पे मेड होती है वो कहती है हाँ हाँ, शादी शादी। तो ये बात है नवंबर की, जब उनकी लाइफ का सबसे ज़्यादा डेंजरस बैटल उन्होंने लड़ा था। सेवेंथ प्रिंस, जिन्होंने 3 दिन लिए थे और ये उनकी ग्रैनरी पे अटैक किया था। फिर हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स हर जगह कुछ लिक्विड जैसा फेंक रहे हैं और उसके बाद वो लोग वहाँ पूरी जगह पे आग लगा देते हैं, जिससे हेयन के लोगों के ग्रेन्स पूरी तरह जल जाते हैं। उसके बाद नान हैंग उन लोगों पे एक सरप्राइज अटैक करते हैं ब्लैक रिबन के सिंबल के साथ। जो श्वान जिया के सोल्जर्स थे उन लोगों ने हेवान्स के सीनियर जनरल को मार दिया था। तो जो जनरल फांग थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। उन्होंने कोल्ड मून ब्लेड अपने हाथ में ली और नान फेंग से लड़ाई की, लेकिन उस लड़ाई में भी नान हेंग ने जनरल फेंग को मार दिया। उसके बाद दोनों लोगों की आर्मीज आपस में लड़ती हैं और बहुत दिनों तक ये बैटल चलता है, लेकिन आखिरकार नान हेंग ये बैटल जीत जाता है। लेकिन तभी वो दासी वापस से सोचती है कि मैं नान हेंग के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों कर रही हूँ। और जो दूसरी वाली दासी होती है वो भी कहती है कि मैंने इनके बारे में कभी ऐसी कहानियाँ नहीं सुनी और अब मुझे इनको सुन के अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये मिंग कहती है कि लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है, इस दुनिया में है तो वो मेन ही लीड, और मेन लीड के चंगुल से कोई भी नहीं बच सकता है, तुम लोग भी नहीं और मैं भी नहीं। ये सुनने के बाद उनकी दासी कहती हैं कि नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे एक और मौका दीजिए, मैं आपको अच्छे से कहानी सुनाऊंगी। जिस पे येमिन कहती है कि नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुन लिया है। कहती है कि उसकी इमेज गॉड ऑफ डेथ के लिए अच्छी है, मुझे उसके बारे में और बताओ। उसके बाद उसकी दासी नान हेंग के बारे में बताना शुरू करती है, जहाँ हम देखते हैं कि नान हेंग बैठा होता है और दो सैनिक जनरल चू को बंदी बनाकर उसके सामने खड़ा करते हैं और उसे नील होने के लिए कहते हैं, जो कि वो नहीं हो रहा होता है। तो उसके पैरों पर ज़बरदस्ती मारकर उसे नील करवाया जाता है, जिसमें नानहिंग उसे कहते हैं कि तुमने जल्दबाजी करके हमारे 3 कैपिटल ऐसे ही गंवा दिए, और उसे एग्जीक्यूट करने का आदेश देता है। जिस पे जनरल चू को मारा जाया ही जा रहा होता है कि तभी एक तलवार आके वो अटैक रोक देती है। तो पता चलता है कि वो जिंगशियान होते हैं, 18th प्रिंस। और वो 18th प्रिंस आके बोलते हैं नानहेंग को कि इसे छोड़ दो, जिस पे नानहेंग अपने सैनिकों को आदेश देता है मारने का। इसके बाद 18 प्रिंस नानहेंग को बोलता है कि राजा ने ये हुक्म दिया है कि तुम अपने कजिन को छोड़ दो, जिस पे नानहेंग बोलता है कि इसका वर्डिक्ट कहाँ है। जिस पे 18 प्रिंस बोलता है कि वर्डिक्ट अभी लिखा जा रहा है और वो आता ही होगा, जिस पे नानहेंग बोलता है इसका मतलब कोई वर्डिक्ट नहीं है, और आदेश देता है मारने का। उसके सैनिक मिस्टर चू को मारने ही जा रहे होते हैं कि तभी एक और इंसान आता है और बोलता है रुको, और नानहेंग उसे अंदर आने देता है। तभी 18 प्रिंस बोलते हैं कि अरे मिस्टर सॉन्ग, आपने इतनी देर क्यों कर दी। मिस्टर सॉन्ग उन लोगों के वाइस मिनिस्टर ऑफ पर्सनल और मिनिस्टर ऑफ वॉर होते हैं, पर उन लोगों के कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो 18 प्रिंस बोलते हैं कि क्या आप बैंडिट्स के साथ तो नहीं भिड़ गए थे रास्ते में। जिस पे वो मिनिस्टर बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं बैंडिट के साथ नहीं भिड़ा था, मैं इसलिए ऐसे रहता हूँ ताकि मैं लोगों को ऑब्जर्व कर सकूँ। तभी नानहेंग बोलता है कि कल रात ही मेरे सैनिकों ने ऐसा कहा था कि एक भिखारी वहाँ कहीं छुपा है, क्या तुम वही तो नहीं मिस्टर सॉन्ग। इस पे मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि आपने पहले ही अपना प्लान बना लिया था। तभी नानहेंग 18 प्रिंस से बोलता है कि तुम अभी भी समझ नहीं पाए, मिस्टर सॉन्ग चाहते थे कि तुम मिस्टर चू का सपोर्ट करने के लिए उठो और हम दोनों भाइयों में लड़ाई हो, जिसका फ़ायदा मिस्टर सॉन्ग उठा लें। इस पर मिस्टर सॉन्ग बोलते नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और राजा ने ऑर्डर्स दे दिए हैं, सब लोग नील करो और इस ऑर्डर को सुनो। जिस ऑर्डर में ये रहता है कि मिस्टर चू को कैपिटल लेके जाया जाए, जिस पे
नानहेंग ये ऑर्डर मानने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर नानहेंग बोलता है कि जब तक जो राजा है वो मुझे कैपिटल में आने की इजाज़त दे तो मैं मिस्टर चू को पर्सनली वहाँ लेकर जाऊँगा। फिर ये मिंग बोलती है कि मेरे पापा भी इसमें शामिल हैं, जिस पे वो दासी बोलती है कि हाँ, जो मास्टर हैं वो राजा के स्टडी पार्टनर थे और राजा उनको सबसे ज़्यादा मानते हैं। और जब से रानी मरी है राजा डिप्रेस हो गए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग्स को छोड़ के वो कभी भी बाहर नहीं आते हैं और सबसे ट्रस्टवर्दी हमारे मास्टर ही तो हैं उनके लिए। उसके बाद ये मिंग कहती है कि इस बार सबसे ज़रूरी ये है कि हम नान नेम के सरनेम से सभी इंसानों से दूर रहें। अगर हम नान नेम के हाथों से मरना नहीं चाहते हैं तो उससे दूर रहना ही बेहतर होगा। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं सुरजांग गेट पे नानहिंग वापस आ रहा होता है तो सारे जो वहाँ के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि जो राजा है वो अपनी मरी हुई रानी के बेटे तेंग नान रुई को सपोर्ट करता है, लेकिन नानहेंग और उसकी माँ गाओ फैमिली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से जो राजा है वो इन लोगों से डरता है। उसके बाद नानहेंग जनरल चू को बाहर निकालने का आदेश देता है। उसे बाहर निकाला जाता है और कुछ लोग आके ऐसा बोलते हैं कि जनरल चू आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। उसके बाद जो नानहेंग का पर्सनल अटेंडेंट होता है फुगुई, वो बोलता है कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, ये नानहेंग है जिसने मिलियंस और सोल्जर्स से लड़ाई करके और जनरल चू को भी बचाया। उसके बाद नानहेंग महल में जाता है और वहाँ पे राजा से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो राजा से जो भी बोल रहा होता है राजा उससे कुछ भी बात नहीं करता है। और वहीं पे 18 प्रिंस भी होते हैं तो राजा 18 प्रिंस से कहता है कि राज्य में एक र्यूमर फैली है। तो 18 प्रिंस बोलता है कैसी र्यूमर, जिस पे राजा बोलता है कि नानहेंग ने अपने एनिमी से शियान्यू मेंशन के सारे लीडर्स को मरवा दिया और फिर उसको मारकर चारों कैपिटल पर अपना राज कर लिया है। क्या ये सच है? अगर ये सच है तो ये कैसा क्राइम है? जिस पे 18 प्रिंस कहता है कि एनिमी के साथ मिल जाना सबसे बड़ा अपराध है, इस पे मार देना चाहिए। फिर नानहेंग बोलते हैं कि अगर मैं एनिमी से मिल गया होता तो मैंने जनरल फेंग को क्यों मारा होता, जिस पे 18 प्रिंस बोलते हैं कि हाँ, इसने ऐसा नहीं किया होता। उस पे जो राजा होता है वो बोलता है उसने मारा तो, लेकिन वो उसका बॉडी डबल भी तो हो सकता है। इस पे 18 प्रिंस फिर बोलते हैं कि इसे मार देना चाहिए, जिस पे नानहेंग फिर बोलते हैं कि अगर मैंने आपसे झूठ बोला होता तो मैं 300 सैनिकों के साथ वापस क्यों आता इतनी जल्दी। उस पे 18 प्रिंस फिर बोलते हैं कि हाँ, ये तो सही है। यहाँ हमें ये भी दिखाया गया है कि राजा 18 प्रिंस को 7 प्रिंस के सामने ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्हें ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और वो 18 प्रिंस को बोलते हैं कि 7 प्रिंस के लिए सिटी से बाहर कोई पैलेस ढूंढो और इसको बोलना ये पैलेस में बिना किसी रीज़न के ना आए। उसके बाद राजा नानहेंग को एक पेंटिंग देते हैं और बोलते हैं इसमें तलवार बनाना। और नानहेंग जब वो पेंटिंग देखते हैं तो उसमें एक टाइगर होता है जो अपने केज से बाहर निकल रहा होता है और एक इंसान उसे मार रहा होता है और वही तलवार बनानी होती है। फिर नानहेंग वो तलवार बनाकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं फुगुई जो उसका अटेंडेंट था वो उससे बता रहा होता है कि अगर 18 प्रिंस के बाद सोंग यूड और जनरल चू की हेल्प है तब भी वो आपके मुकाबले कुछ नहीं है। आपने तो 16 साल की उम्र में पहला बैटल किया था, 17 साल की उम्र में शू के रेबेलियन को भी पैसिफाइड किया था और 18 साल में वेस्टर्न बॉर्डर को भी रिकवर किया था। 19 साल की उम्र में डोंग शू टॉप जनरल को भी मार डाला था। उसके बाद नानहेंग पूछता है कि तुम मिस्टर सोंग के बारे में कितना जानते हो। उस पे फुगुई बोलता है ज़्यादा नहीं, बस ये जानता हूँ कि वो राजा का बहुत खास है। उस पे नानहेंग बोलता है कि वो जनरल चू को बचाना चाहता था, लेकिन वो इतना ज़्यादा बुज़दिल है कि वो खुद आगे नहीं आया। फिर नानहेंग सोचता है कि मिस्टर सोंग को अपनी साइड करना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसकी 2 बेटियां भी तो हैं। जिस पे फुगुई बोलता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। जो उसकी बड़ी बेटी है वो उतनी कुछ खास नहीं है और उसकी माँ भी मर गई, लेकिन जो छोटी बेटी है वो उसकी दूसरी वाइफ की बेटी है और वो सुंदर भी है, टैलेंटेड भी। अगर आप उससे शादी करते हैं तो उसके पिता को आपकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। लेकिन नानहेंग बोलता है कि गलत, मैं उनकी बड़ी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। और नानहेंग कहता है कि तुम खुद ही सोचो, एक लड़की जिसकी माँ मर गई हो वो अपनी सौतेली माँ का व्यवहार कैसे झेल सकती है। तो उस पे फुगुई बोलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा चालाक होगी,
तो नानहिंग बोलता है फिर से गलत। ये मिस्टर सॉन्ग है, वो अपने पुराने प्यार के गिल्ट में अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करते हैं और उसे खूब ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर नानहिंग कहते हैं कि कल मेरी माँ का बैंक्वेट है, मिस्टर सॉन्ग की बड़ी बेटी को बुलाने का इंतज़ाम करो। वहीं हम येमिंग के यहाँ जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी दासियाँ उसके कहे अनुसार चौक बनाकर उसको देती हैं और वो बोर्ड पर एस्केप प्लान लिख रही होती है, जिसपे उसकी दासियाँ बोलती हैं कि आजकल आप क्या कर रही हैं, हम लोग को कुछ समझ में भी नहीं आता है। तो येमिंग बताती है कि ये प्लॉट है। तो उस पे एक दासी बोलती है कि हमारे राज्य में बहुत सारे लैंड प्लॉट हैं, पर ये लिखा हुआ प्लॉट क्या होता है? तो येमिंग बोलती है ये स्टोरी का प्लॉट है। फिर भी उन दोनों दासियों को कुछ समझ नहीं आता है। वो कहती हैं कि हमें वापस से डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, जिस पे येमिंग बोलती है कि मेरी हेल्थ तुम दोनों से ज़्यादा अच्छी है। फिर उसकी दासी उसको वो इनविटेशन दिखाती है जो पैलेस से आया रहता है रॉयल गार्डन बैंक्वेट के लिए, जिस पे येमिंग बोलती है बिल्कुल नहीं, मुझे उस डेविल के प्लान में वापस से नहीं फंसना है। इसे हटाओ और बोल दो कि मैं बीमार हूँ, बोल दो मैं मरने वाली हूँ। लेकिन दूसरी सुबह हम देखते हैं कि वही दोनों दासियां आती हैं और ज़बरदस्ती येमिंग को तैयार करती हैं रॉयल गार्डन बैंक्वेट में जाने के लिए। वो मना कर रही होती है लेकिन उसे ज़बरदस्ती तैयार कर देती हैं। वहाँ दूसरी तरफ फुगुई नानहेंग को बताता है कि एल्डेस्ट डॉटर आ चुकी हैं पैलेस में। वहीं दूसरी तरफ हमें 18 प्रिंस के बारे में भी दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे वो खड़े होते हैं लेकिन उनको कोई भी लड़की नहीं देख रही होती है। फिर वो कहते हैं कि हाँ, मैं तो सॉन्ग परिवार की बेटी के लिए आया हूँ। फिर वहाँ एंट्री होती है मिस्टर सॉन्ग की दूसरी बेटी येतिंग की, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती हैं। और उनकी खूबसूरती देखकर 18 प्रिंस बोलते हैं कि इन्हें एक मौका देना चाहिए मेरे पास आने का। वहीं दूसरी तरफ ये मिंग को नानहेंग के सोल्जर ज़बरदस्ती बोलते हैं कि नानहेंग ने आपको चैट के लिए बुलाया है, प्लीज़ चलिए। जिस पे येमिंग बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे डायरिया है, मैं नहीं आ सकती, मुझे वॉशरूम जाना है। जिस पे जो शोल्डर्स होते हैं वो कहते हैं प्लीज़, हम उनका ऑर्डर डिसोबे नहीं कर सकते, प्लीज़ हमारे साथ चलिए। वहीं दूसरी तरफ येटिंग की तरफ बहुत सारे लड़के अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, लेकिन जो 18 प्रिंस होते हैं वो उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, और बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे बात करने के लिए आओगी, और उसे एक फूल देते हैं। तो वो कहती है कि मुझे ये फूल नहीं पसंद। तो राजकुमार बहुत सारे अलग अलग फूल देते हैं, पर वो कहती है एक फूल फूल ही है और मुझे ये नहीं पसंद है। मुझे तो एक ऐसा इंसान पसंद है जो बहुत ही ज़्यादा हीरोइक हो, ना कि ऐसा जो नोबेलिटी में बॉर्न हुआ। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ ये मिंग को देखते हैं जो वहाँ पे ये सोच रही होती है कि ये लोग ज़बरदस्ती मुझे स्टोरी के प्लॉट में खींच रहे हैं। तभी वो देखती है जिया रोरू को। फिर उसे याद आता है कि ये तो वही है जो येमिंग को बहुत ही ज़्यादा नीचा दिखाती थी। इसके सहारे मैं ये कहानी रोक सकती हूँ। और फिर वो उसके पास जाती है और उसे उकसाने की कोशिश करती है, पर वो कुछ नहीं कहती है। पर येमिंग ज़बरदस्ती उससे कहती है कि क्या तुम्हारा मन नहीं कर रहा है मुझे एक कमरे में बंद करके मारने का? जिस पे रूरू कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और हाथापाई में धक्का लगने से येमिंग नीचे गिरने लगती है पुल से, लेकिन वहीं सब कुछ रुक जाता है। तो येमिंग को ऐसा लगता है कि ये वापस से सब कुछ क्यों रुक रहा है, और फिर कीबोर्ड की आवाज़ आती है और उसके बाद येमिंग पानी में गिर जाती है। बस यहीं पे सेकेंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है।